दोस्तों, बार काउंसिल ने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट पेश किया है, जिसमें एनरोलमेंट की फीस जो अभी ₹750 है, उसे सीधा बढ़ाकर ₹22,500 करने की बात हो रही है। मतलब 1993 में जो फीस बढ़ाई गई थी, 2026 तक वो बढ़ाई नहीं थी। 1993 से 2026 तक फीस जो है, अभी एकदम झटके में आपको 37% आप बढ़ा रहे हैं। मतलब 37 गुना आप इसको बढ़ा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि फीस बढ़नी चाहिए या नहीं, ठीक है? फीस तो बढ़नी चाहिए, मगर कितनी बढ़नी चाहिए, किसके लिए बढ़नी चाहिए और इतनी क्यों बढ़नी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का वो जजमेंट था। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है बच्चों को राहत देते हुए कहा था कि जो फीस जो है, आप लॉ के तहत सिर्फ 750 जनरल कैटेगरी के लिए लगा सकते हैं और 125 आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते। जो बार काउंसिल्स ने फीस अपनी तरीके से बढ़ाई गई थी, उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत बच्चों को मिली थी। अब ये राहत जो है कहीं न कहीं खत्म होती दिख रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक और रोल भी है। पंकज सिन्हा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कोर्ट ने कहा था कि महँगाई के हिसाब से आप इस फीस को रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ड्राफ्ट प्रस्ताव में जब हम देख रहे हैं, तो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 18,000 बढ़ाया गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 4,500, यानी कुल ₹22,500 तक का इज़ाफ़ा जो है ये फीस में अभी होने वाला है। अभी असल सवाल सवाल यहाँ पे ये आता है कि 1993 से 2026 तक महँगाई क्या सच में 37% बढ़ गई है? और अगर हम मान भी लें कि इन्फ्लेशन जो है इतना बढ़ गया है, या फिर इन्फ्लेशन का नाम देकर सिर्फ़ आप इस फीस को जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं। बात यहाँ पे ये भी सोचनी होगी कि अगर महँगाई का तर्क दिया जा भी रहा है, तो एक बात हमको सोचना पड़ेगा कि क्या वकीलों की, खासकर जूनियर वकीलों की कमाई उतनी मतलब अनुपात इसमें बड़ी है क्या? ठीक है, जूनियर वकील जिसके पास मतलब 5 साल जिसने यहाँ पे पढ़ाई की है, 5 साल की इतनी डिग्री की पढ़ाई करने के बाद में, इतनी सारी लाखों में फीस चुकाने के बाद में, बिना किसी इनकम के अपनी जेब से या फिर परिवार से माँग कर वो फीस आपको कैसे देगा? मतलब 5 साल पढ़ाई करने के बाद में ₹1 भी घर से माँगते हैं, तो उसके लिए भी हमको शर्म आती है। मतलब जो बच्चे खुददारी से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, सीनियर के पास भी उसको कितना पैसा मिलता है, ये भी तो देखना चाहिए। ये इतनी फीस बढ़ा के सुविधा किसके लिए हो रही है? एक लॉ स्टूडेंट का हिसाब अगर हम समझेंगे, तो लाखों रुपए, जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल की फीस, कोचिंग की डिग्री, मतलब ये सारा पैसा अगर सब कुछ भरने के बाद में, और लॉ डिग्री करने के बाद में भी जिस तरीके से बाकी किसी प्रोफ़ेशन में कुछ मतलब इंटर्नशिप वगैरह भी अगर करते हैं, तो मेडिकल प्रोफ़ेशन में आपको कुछ पैसा मिलता है। या फिर आप कहीं और दूसरे प्रोफ़ेशन देखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है कंपनी में कोई जॉब वगैरह ढूँढ लेते हैं। तो ये गारंटीड इनकम उनको मिलता है। तो ये फीस भर के भी बच्चों को गारंटीड इनकम कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, यह वह स्टेज है जहाँ पे स्टूडेंट के पास पहले से कर्ज़ है, रिसोर्सेज़ नियर अबाउट अभी खत्म हो चुके हैं। 5 साल का खर्चा बोझ उठाने के बाद में 5 साल का बोझ इतना ही हम पकड़ नहीं सकते। उसके पहले भी उसने जो है मतलब अपनी लाइफ़ में बहुत सारा पैसा खर्च किया होता है। रिसोर्सेज़ करियर अभी खत्म हो चुका है, मतलब खत्म होने के कगार पे है। और वहाँ पे उसको अभी उभरना है, और उसी जगह पे अगर आप उसको इतना सारा पैसा लगा दोगे तो कैसे चलेगा? करियर की शुरुआत करने के लिए इतनी बड़ी रकम अगर उसको चुकानी होगी, बिना ये जाने कि प्रैक्टिस उसकी कब स्टेबल होगी, ये भी तो हमको पता नहीं है। आज सबसे ज़रूरी सवाल यहाँ पे यही उठता है कि बार काउंसिल इतने सालों से जो फीस और ये फंड्स इकट्ठा कर रही है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? ये सवाल भी तो पूछना चाहिए। अभी इतना फीस अगर आपको चाहिए, तो ये सवाल भी पूछना चाहिए। ड्राफ्ट में लिखा है कि नई फीस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी, तो एनरोलमेंट एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग करने के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल या फिर डिजिटल रोल मेंटेन करने के लिए, एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जैसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो ये तो सब, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, एक्सेप्ट इंश्योरेंस, मेडिक्लेम एंड वेलफेयर स्कीम्स, ये कितनी सारी चलती है हम लोगों को पता है। तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही है बाकी तो। ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम मतलब जो पहले से चल रहा है, और कम फीस में भी ये सारा काम चल रहा था। आज तक के जो बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, क्या अपनी जेब से पैसा भर रहे थे क्या? अब तक तो जो आप काम कर रहे हैं एनरोलमेंट का वगैरह, ये अपनी जेब से तो आप पैसा नहीं भर रहे हैं। मतलब ₹750 फीस लेके भी अगर ये सब काम चल रहा था, तो अभी एकदम से इतनी फीस बढ़ाने का क्या मतलब है? सवाल ये भी उठता है कि मौजूदा फंड सही ऑडिट और पब्लिक डिस्क्लोज़र उसका क्यों नहीं होना चाहिए? जूनियर एडवोकेट के लिए वेलफेयर स्टाइपेंड स्टाइपेंड क्यों ना आप शुरू करते हैं? ठीक है, जिससे ₹22,500 आप लेना चाहते हैं, तो क्या आप
मतलब आप बोल दीजिए पहले से कि जूनियर एडवोकेट को जो हम महीने के लिए 4,000 रुपए स्टाइपेंड शुरू करेंगे, 2,000 रुपए करेंगे ताकि उसका गुज़ारा बस चल पाए। ठीक है? वेलफेयर, स्टाइपेंड या फिर स्टार्टिंग फेज़ में उसका सपोर्ट जो उसको चाहिए, वो सपोर्ट उसको मतलब क्यों नहीं मिलता है? ये जो पैसा है मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ये कम हो गया था। उससे पहले तो आपने कुछ दिन बहुत सारा पैसा लिया था। तो ये जो पैसा है, इतने दिनों तक भी आपने स्टार्टिंग फेज़ में उसको सपोर्ट के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्या बढ़ी हुई जो फीस है, इसका कोई हिस्सा स्ट्रगलिंग जूनियर्स की मदद के लिए आपने मतलब यहाँ पे एनमार्क किया है? वो तो ड्राफ्ट में तो ऐसा कुछ मतलब साफ ज़िक्र वहाँ पे दिख नहीं रहा है। जूनियर स्टूडेंट की असली हालत हम लोगों को समझना चाहिए। मतलब इतनी आज जो हम ब बात कर रहे हैं, उनकी संख्या इतनी बड़ी है, लेकिन मंथली इनकम कई महीनों तक उनका शून्य के बराबर होता है। ठीक है? ऐसे में बिना इनकम के 22,500 रुपए फीस कहाँ से आएगी? क्या यह नई फीस उन स्टूडेंट्स को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से है, प्रोफ़ेशन में आने से पहले यहाँ पे इनको रोकना चाहते हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि नए एडवोकेट बने ही ना? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है मतलब सरकार के खिलाफ एडवोकेट लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो एडवोकेट की संख्या क्या आप लोग कम करना चाहते हैं? क्या एक्सेस टू जस्टिस सिद्धांत के खिलाफ यहाँ पे ये नहीं जाता है क्या? आपको ये समझ में नहीं आता है क्या? मैं यहाँ पे मतलब ये कहना चाहता हूँ कि दशकों से पुरानी फीस कभी रिवाइज़ नहीं करना चाहिए मतलब करना नहीं चाहिए था और अगर कर रहे हैं तो इतना नहीं करना चाहिए था। और ये जो रिवीजन है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पे खर्च करना चाहते हैं? सिर्फ़ एनरोलमेंट का आईडी कार्ड बाँटने के लिए या फिर वेरिफ़िकेशन करने के लिए 22,500 कहाँ पे जस्टिफ़ाई होता है? ठीक है, कोई ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह भी आप फॉर्म के लिए डाल देंगे या फिर वेरिफ़िकेशन करना चाहेंगे, कॉलेजेस से भी वेरिफ़िकेशन करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ये काम जो है एनरोलमेंट कार्ड, आईडी कार्ड देने का अगर आप बायपास भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ये अगर इसको करना चाहती है, तो भी वो 400-500 रुपए से ज़्यादा नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, मतलब 400-500 रुपए में तो कोई भी वहाँ का प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पे ये वेरिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें करके दे देगा। तो ये जो ड्राफ्ट है प्रस्तावित स्टेज पर है, मतलब मैं आपको सब लॉ स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, इसके ऊपर अभी यहाँ पे आपके सजेशंस माँगे गए हैं। तो आप सब लोग आपके सजेशंस कितने कंसिडर किए जाएँगे, मैं तो जानता नहीं हूँ। मतलब मुझे इसमें संशय है कि ये कंसिडर करेंगे भी नहीं करेंगे। फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ पे ब बताना चाहता हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं, सजेशंस यहाँ पे आप ज़रूर वहाँ पे पहुँचाना। उनकी वेबसाइट पे वो ड्राफ्ट है, वहाँ पे वो सजेशन ले रहे हैं। तो हर कोई जो लॉ स्टूडेंट्स है, उन लोगों को यहाँ पे सजेशंस देने पड़ेंगे, ठीक है? तभी जाके आपकी जो है बात यहाँ पे कहीं सुनी जाएगी। ये एडवोकेट बिल पे बहुत सारे और वीडियोज़ भी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है? वो सारे देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो नए अपडेट्स हैं यहाँ पे आप तक पहुँच पाएँ। बाकी कुछ बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो क्वेश्चन्स हैं, उनको आंसर करने का भी प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।